नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के दूसरे खंड का भाग 21। मेरीगंज के एकमात्र मालिक एक छत्र जमींदार तहसीलदार बाबू विश्वनाथ मलिक का खम्हार देख लो। जिस बड़े चौताल पर एक पंक्ति में बैठकर गांधी जी के श्राद्ध के दिन लोगों ने सरब घटन भोज खाया, उसी को घेर कर खलिहान बनाया है तहसीलदार साहब ने। 10 बीघे का घेराव है। राम कृपाल सिंह अपनी बची खुची जमीन फसल सहित तहसीलदार के यहाँ सूद रहन रखकर तीर्थ करने जा रहे हैं। काशी केदार जी जहां तक जा सकें। तहसीलदार साहब ने कहा है, बाकी रुपया जहां से लिखिएगा मनी ऑर्डर से भेजते रहेंगे। बाकी खजाना घर खर्चा, जाड़े का कपड़ा, सकलदीप के प्रायश्चित और सत्यनारायण पूजा के लिए खिलावन 200 रुपया मांगने गया। तहसीलदार साहब ने साफ जवाब दे दिया, हाथ में एक पैसा नहीं है। घर के पिछवाड़े की जमीन जिसमें धान करीब करीब तैयार हो गया था, लिख दी तो 300 रुपए दिए। सब मिलाकर 5000 मन से क्या कम होगा धान इस बार। तंत्रिमा छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली, धनुकधारी छत्री टोली और गहलोत छत्री टोली के जन मजदूरों की हाड़ी मांग महीने में ही टंग गई है। खम्हार में जितना धान हिस्सा होगा उससे चौगुना तो कर्जा है, सब काट लिया जाएगा। और इस बार तो लगता है गांव में गुजर नहीं चलेगा। खिलावन यादव 5 हल चलाते थे, इस साल एक ही हल चलाएंगे। एक हल अधेरी पर चलेगा। राम कृपाल सिंह ने तो खेती बाड़ी उठा ही दी, बुढ़िया को लेकर तीरथ चले गए। शिव शक्कर सिंह 2 हल चलावेंगे। तहसीलदार साहब इस बार ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। बेतार कहता था उसी में सब कुछ होगा, हल, चौंगी, बीघा, कोड़ा कमान, कादो गोरा और धन कटनी भी। आदमी की क्या जरूरत, पानी का पंपू आवेगा। इंदर भगवान की खुशामद की जरूरत नहीं। कमला नदी में पंपू लगा दिया, मिशन स्टार्ट कर दिया और हथिया सूड़ की तरह सब पानी सोखकर खेत पटा देगा। जब इंदर भगवान को ही नून नेमू चटा रहे हैं तहसीलदार साहब, तो आदमी उनके हुजूर में क्या है। कटिहार में एक जूट मिल और खुला है, 3 जूट मिल। चलो चलो, 2 रुपया रोज मजदूरी मिलती है। गांव में अब क्या रखा है। एक महात्मा जी का भरोसा था, उनको भी मार दिया। बालदेव जी से पूछो ना, महात्मा जी की जगह पर अब कौन आवेंगे। जमाहिर लाल, मगर महात्मा जी तो एक ही कोपिन पहनते थे। बिरंची कहता है, जहां सभी जात भाई का 12 बरन का ऊंच नीच का पत्ता जूठा हुआ है, उस खमार में बरकत तो उघिया कर होगा। तहसीलदार साहब आज कह रहे थे, इस बार सभी को अपने हिस्से से औकात मुताबिक धान देना होगा। 1 कट्टा, आध कट्टा, 1 शेर, आध शेर। महात्मा जी का चन्ना हो रहा है। महात्मा जी का चन्ना क्या होगा। चन्ना श्राद्ध तो हो गया। नहीं, रहुआ के गुरबंसी बाबू ने दिल्ली में जाकर 1 करोड़ या 1 लाख, पता नहीं 1000, याद नहीं, मगर एक मोट रुपया गुरबंसी बाबू ने जमाहिर लाल को जाकर दिया है। महात्मा जी का चन्ना सुनते हैं और भी देंगे। हैं? कौन हल्ला करता है उधर। अरे कौन, राम पियरिया है। राम पियरिया और राम पियरिया की माँ की गले की आवाज सुनी जाती है। मठ पर झगड़ा हो रहा है। आज लगता है मारपीट ज्यादा हुई है। रामदास गुसाई आजकल दिन भर गांजा पीता है। एक न एक दिन वो भी खून करेगा। साला इन्हीं लोगों के पाप से धरती दलमला रही है। भ्रष्ट कर दिया है। अब वो मठ है, लाल बाग मेला का मीना बाजार हो गया है। 10-10 कोस का लुच्चा लफंगा सब आकर जमा होता है। तहसीलदार साहब आजकल रात में ऊपर के कोठे पर सुमिरत दास के साथ कागज पत्तर ठीक करते रहते हैं। किसी किसी दिन सुमिरत दास सीढ़ी पर लड़खड़ा कर गिर जाता है। संथालों के घर में चुलाया हुआ महुआ का दारू बड़ा तेज होता है। गंगाई माझी रोज आधा कंटर दे जाता है। कभी कभी तहसीलदार साहब भी नीचे उतरकर खूब हल्ला करते हैं। कमली की माँ को, कमला को, सेविया बूढ़ी, सबको गोली से उड़ा देने की धमकी देते हैं। एक रात को तो इतना मात गए तहसीलदार साहब कि कमला की माँ डर से छाती पीटने लगी थी। ऐसी खराब खराब गाली जो जिंदगी में कभी एक बार भी उनके मुंह से नहीं सुनी गई। कमला की बंद किवाड़ के सामने आकर जोर जोर से बकने लगे। कमला दरवाजा खोलकर बाहर आई और बोली, बाबा मुझे जो सजा देनी हो दो, मगर माँ को गाली मत दो। उनका क्या कसूर है।
कमला को देखते ही तहसीलदार साहब का नशा उतर गया। वे ऊपर भागे। उस दिन से माँ कमला को 1 मिनट भी अकेली नहीं छोड़ती है। बिलार को देखकर बच्चे वाली बिल्ली की सतर्क आंखें कैसी तेज हो जाती हैं। कमला की माँ को डर है तहसीलदार साहब किसी दिन कोई कांड करेंगे। 1 सप्ताह पहले शराब में एक दवा मिलाकर दिया उन्होंने, कमला को पिला दो, एकदम खलास हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया है। उन पर कैसे विश्वास किया जाए, न जाने कब क्या कर दें। गांव के घर घर में हे भगवान की पुकार मची हुई है। सुबह से शाम तक रात भर धान दबने कर जो मजदूरी मिलती है, खलिहान पर ही बाकी मोजर हो जाता है। नाई धोबी और मोची का खन भी नहीं जुड़ेगा इस बार। चलो कटिहार, मिल का भोंपू बजता है रोज, सुनते नहीं, बुला रहा है, आओ ओ हो। रात के सन्नाटे में जोतकी काका की खांसी बड़ी डरावनी सुनाई पड़ती है, खाएं खाएं। दिन में ठीक दोपहर को अमड़ा गाछ पर बैठकर काका जिस तरह बोलता है, ठीक उसी तरह खाएं खाएं। खाएगा, सबको खा जाएगा। पिंगल वर्णा देवी क्रमशः बढ़ी आ रही हैं। उसके हजारों गण दांत निकाले हैं, जीभ लपलपा रही है। खाएगा खाएगा। भयार्त शिशु की तरह सारा गांव कोहरे में दुबका हुआ थर-थर कांप रहा है। खबरदार, होए खबरदार। तहसीलदार साहब ने खलिहान जुगाने के लिए 3 संथालों को और ड्योढ़ी के पहरा के लिए पहाड़िया सिपाहियों को बहाल किया है। एक नाल बंदूक का लेसन फिर मिला है। चलित्तर कर्मकार जब तक पकड़ाता नहीं है, पैसे वालों को रात में नींद नहीं आएगी। पहरे वालों की बोली भी डरावनी मालूम होती है। आजकल कोठी के जंगल में शाम को ही एक रोशनी जलती है, बहुत तेज, फिर रात में और फिर भोर को। बालदेव जी जगे हुए हैं, शाम को पुरैनिया से लौटे हैं। उनको नींद नहीं आ रही है। पुरैनिया जाने के समय लक्ष्मी ने बावन दास का बस्ता, गांधी जी की चिट्ठियों वाला बस्ता देते हुए कहा था, लघुशंका करने के समय पॉकेट से निकाल कर। गांगुली जी से वो भेंट करने गया था। गांगुली जी ने पूछा, बावन दास ने कुछ दिया है आपको? जी ओहो नहीं। बालदेव जी इस जाड़े के मौसम में भी पसीना पसीना हो गए थे। न जाने क्यों गांगुली जी अचानक उदास हो गए। बालदेव अब जान रहते इन चिट्ठियों को नहीं दे सकता। इन चिट्ठियों को देखते ही जवाहिर लाल नेहरू जी बावनदास को मिनिस्टर बना देंगे, नहीं तो दिल्ली जरूर बुला लेंगे। यों भी आज तक जितने लीडर आए, सबों ने बावनदास से ही हंसकर बातें की। उस बार मिनिस्टर साहब आए। बड़े बड़े लीडरों ने, मारवाड़ियों ने, वकीलों, मुख्तियारा और जमींदारों ने दस्तखत करके दरखास्त दिया, भगवती बाबू सरकारी वकील को कांग्रेस का मेंबर बहाल कर लिया जाए। मगर मिनिस्टर साहब ने बावनदास से पूछा, क्या बावनदास जी? भगवती बाबू बहाल नहीं हुए। आखिर 52 की ही बात रही। भगवती बाबू ने 42 में सुरजिया को फांसी पर झुलाने के लिए खूब बहस किया था। और ये चिट्ठियां? नहीं, वो हरगिज नहीं देगा। लक्ष्मी को न जाने क्या हो गया है। जिस दिन से बस्ता मिला, दोनों वक्त सत्संग के समय सिर छुलाकर सामने रखती थी। रोज चंदन और फूल चढ़ाती थी इस पर। कभी कभी चिट्ठियों को खोलकर पढ़ती और रोती। पुरैनिया से लौटने पर कुशल मंगल पूछना तो दूर, पूछ बैठी, गांगुली जी को दे दिया ना? हाँ हाँ दे दिया। इतना न पढ़ती था तो मेरे हाथ में दिया ही क्यों था? बालदेव जी को नींद नहीं आ रही है। बैलगाड़ी पर पुआल के नीचे बस्ता छिपा कर रख दिया है। धूनी तो धू धू कर जल रही है। बालदेव जी उठकर बाहर आते हैं। होए खबरदार, पहरू चिल्लाता है। बालदेव जी धूनी के पास बैठकर लकड़ियों को जरा इधर उधर करते हैं, फिर कनखी से लक्ष्मी के बिछावन की ओर देखते हैं। धीरे से बस्ता निकालकर खोलते हैं। उनका सारा देह सिहर रहा है। जीभ सूख कर काट हो गई है। मुंह में थूक नहीं है। धूनी की आग लहलहा उठी है। लकड़ियां चिट्ट चिट्ट बोलती हैं। बालदेव ने एक चिट्ठी निकाली। दुहाई गांधी बाबा, बाबा रे। लक्ष्मी बिछावन पर से ही झपटती है। गुसाई साहब, छी छी, ये क्या कर रहे हैं? सतगुर हो, क्षमा करो। बालदेव, पापी, हत्यारा। धूनी की आग लक्ष्मी के कपड़े में लग जाती है। लगने दो आग, मुट्ठी खोलिए, बस्ता दीजिए बालदेव जी, मैं जलकर मर जाऊंगी। मगर बालदेव जी की कसी हुई मुट्ठी खुल जाती है। लक्ष्मी बस्ते को कलेजे से चिपकाकर खड़ी होती है। कमर से लिपटा हुआ कपड़ा खुद ब खुद गिर पड़ता है। बालदेव जी कमंडल से पानी लेकर छींटते हैं। हे भगवान, सतगुर हो, जय गांधी जी, बाबा, जय बावनदास जी। हा हा। लक्ष्मी रो रही है। वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी रो रही है।
लक्ष्मी के हाथ पांव जल गए हैं, बड़े बड़े फफोले निकल आए हैं। बालदेव जी अपनी मसहरी में आकर छिप जाते हैं। लेटकर सोचते हैं, नहीं, अब यहाँ रहना अच्छा नहीं। वो किस मुंह से यहाँ रहेगा? लक्ष्मी की ओर अब वह निगाह उठाकर कभी देख नहीं सकेगा। वो पुरैनिया जाएगा, वहां से चंदन पट्टी चला जाएगा। वह अब अपने गांव में रहेगा, अपने समाज में, अपनी जाति में रहेगा। जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी जाति की पार्टी में हैं। ये तो राजनीति है। लक्ष्मी क्या समझेगी? काशी जी का ब्रह्मचारी तो लगता है अब यहीं घुट्टा गाड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं, वो लक्ष्मी पर जाते जाते अकलंग लगाकर नहीं जाएगा। वो गुसाई साहब उठिए, सत्संग का समय हो गया। लक्ष्मी कराहते हुए उठती है। सारा देह जल गया है। रोज की तरह लक्ष्मी उठती है। उठकर बालदेव जी के बिछावन के पास आती है। मसहरी हटाकर बालदेव जी के अंगूठों में आंखें लगाती है। साहेब बंदगी। बालदेव जी रोते हैं सिसकियां लेकर। लक्ष्मी उठिए गुसाई साहब। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के दूसरे खंड का भाग 21। अब आगे प्रस्तुत है मैला आंचल के दूसरे खंड का भाग 22। 3 महीने बाद 1948 साल के अप्रैल की एक सुबह इस इलाके में अगबतिया पटुआ भदय बोने वाले किसानों को चाहिए कि सूरज उगने से पहले ही खेत को 4 चास कर दें। भुरकुआ तारा जगमग कर रहा है। कमला नदी के गड्ढे में उसकी छाया झिलमिला रही है। लगता है नीलकमल खिला है। कंधे पर हल लिए मरियल बैलों को हाँकता हुआ जा रहा है बिरंची। कोयरी टोला के सोबरन का 3 बीघा खेत मनकुत्ता पर जोतता है, मगर इस साल टोटा पड़ेगा। उसकी सूरत दिया सलाई की डिबिया में जैसे हलवाहे की छपी रहती है। एकदम दुबला पतला, काला कलूटा, कमर में बिस्थी, वैसी ही है। खिलावन अब खुद भैंस चराता है। 3 बजे रात में भैंस जैसा चरती है वो दिन भर में नहीं चरेगी। अब तो उसका अपना रमना भी नहीं है, इसीलिए धत्ता की ओर ले जाता है। खिलावन यादव टोली का मड़र भैंस चरा कर लौट रहा है। आसमान साफ होता जा रहा है। सबके चेहरों पर सुबह का प्रकाश पड़ता है। झमाई हुई ईंट जैसे चेहरे। तहसीलदार साहब का ट्रैक्टर लेकर डलेवर साहब निकले। भट 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 भट। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर खड़े हाथों को पीछे की ओर बांधे टहल रहे हैं। भट 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 भट। छत दलकती है। उसी के ताल पर उनका कलेजा धुकधुका रहा है। कौन आ रहा है? कौन? सेविया? चुप, धीरे से। क्या क्या? तहसीलदार साहब पूछते हैं। बता, नाती भैलों। सेविया हंसती है। चुप, जिंदा है या? गुजर गुजर है रे छे। उफ भगवान। तहसीलदार साहब थर-थर कांप रहे हैं। कमला नदी के उस पार, अधपके रब्बी की फसल के उस पार, सेमलवाड़ी के जंगल के उस पार आसमान लाल हो गया है। दक्षिण कोठी के बाग में गुलमोहर की लाल लाल डालियां दमक उठती हैं। डेवढ़ी के उस पार बच्चे के रोने की आवाज नहीं जाने पाए। इंतजाम हो रहा है। कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। यदि बच्चा जोर से रोए, गला टीप दो, मार डालो। दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर रोज श्रद्धांजलियां अर्पित होती हैं। संसार के किसी भी कोने का, किसी भी देश का आदमी आता है, वहां पहुंचकर अपनी जिंदगी को सार्थक समझता है। कलीमुद्दीपुर में नागर नदी के किनारे चोरगट्टा के पास साहोड़ के पेड़ की डाली से लटकती हुई खद्दर की झोली को किसी ने शायद टपा दिया है। कौन लेगा? दुलार चंद कापरा ने 1 महीने के बाद जाकर देखा, झोली तो लटक रही है डाली से। जिला कांग्रेस का कोई भी वर्कर देखते ही पहचान लेगा, बावन दास की झोली है। झोली कापरा ने टपा दी, मगर झोली का फीता अभी भी डाली में झूल रहा है। किसी दुखिया ने इसे चिथरिया पीर समझकर मनौती की है। अपने आंचल का एक खूंट फाड़कर बांध दिया है। मनोकामना पूरी हो जाएगी तो नया चिथरा चढ़ाऊंगी। बहुत बड़ी आशा और विश्वास के साथ वो गिरह बांध रही है। 2 चीथड़े। पूर्णिया जेल के सामने बड़ा पुराना वटवृक्ष है। उसके नीचे सूखी हुई पत्तियां हवा में इधर उधर उड़ रही हैं। बट के बंधाए हुए चबूतरे के पास एक युवती खड़ी है। साथ में है प्यारू।
काली देह पर एक पुराना गमछा रखे, सिर्फ जांघिया पहने एक वार्डर साहब बार बार बारीक से निकलकर युवती को देखते हैं, गीत गाते हैं। आप डॉक्टर साहब की वाइफ हैं? युवती ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। वार्डर साहब प्यारू की ओर देखते हैं। प्यारू इस वार्डर को जानता है, बड़ा बेवकूफ है, हमेशा खराब खराब बात बोलता रहता है। वो मुंह फेर लेता है। जेल का लोह कपाट झंझना कर खुलता है। युवती के चेहरे पर से प्रतीक्षा की बेचैनी हट जाती है। उसके चेहरे पर हाल ही में जो छोटी छोटी झुर्रियां पड़ गई थीं, धीरे धीरे खिल पड़ती हैं। डॉक्टर इस तरह मुस्कुराता, वेग बढ़ाता, हाथ में छोटा बैग लिया आ रहा है, मानो लेबोरेटरी से छुट्टी पाकर लौटा है। प्यारू का चेहरा देखने काबिल हो रहा है। वो अपने अंदर में उठने वाले खुशी के आवेगों को दबाता है, किंतु उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ है। तुम भी किसी जेल में थी क्या? नहीं बाबा, ऐसी किस्मत लेके नहीं आई। झुको, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है। युवती रुमाल से सूखे बेलपत्तर और फूल निकालकर डॉक्टर प्रशांत के सर से छुलाती है। तब प्यारू, क्या हाल है? ममता, प्यारू से बातचीत हुई या नहीं? सुबह से और कर ही जा रही हूँ, ममता हंसते हुए कहती है। घोड़ा गाड़ी बुलाइए प्यारी चंद सरकार। प्यारू हंसता लंगड़ाता कचहरी की ओर जाता है। 3 बजे रात में पहुंची पूर्णिया स्टेशन। ज्योति दी तो आजकल यही है ना, उनके डेरे पर गई। सुबह उठकर कलेक्टर साहब के बंगले पर गई। दस्ती ऑर्डर साथ में था तुम्हारी रिलीज का। ज्योति दी ने कहा, यदि कलेक्टर साहब टूर पर निकल गए तो फिर देर हो जा सकती है। तो अभी कहाँ चलना है? ममता मुस्कुराती है। तुम मेरीगंज नहीं चलोगी? क्यों नहीं, मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली है। एसपी साहब का चपरासी खत लेकर आया है। एसपी साहब ने डॉक्टर को अपने बंगले पर निमंत्रित किया है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के दूसरे खंड का भाग 22।